हेलो गाइस, माई सेल्फ अंकित गुप्ता एंड आज हम लोग फिर से आ गए हैं कॉन्सेप्ट बिल्डर्स के स्टेक होल्डर्स एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग जैसा कि डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। सो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। थिंग्स वी विल बी कवरिंग हेयर आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो पार्ट 2 में जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, एक्सपेक्टेशंस करेंगे हम लोग। ठीक है, स्टेक होल्डर्स जितने भी होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों के एक्सपेक्टेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, सो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि एक एक्सपेक्टेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, एकदम लिख के ले लीजिए, ये आना ही है एक्सपेक्टेशंस। इस चैप्टर से एक डिफरेंशिएशन और एक एक्सपेक्टेशंस आता ही है हर साल। आप प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स चेक कर सकते हो। सो एक ना एक चीज़ आता ही है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा एंड बने रहिए मेरे साथ और हम लोग इसे इजी कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। एवरी स्टेक होल्डर एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितना भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं, तभी तो वो स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक का मतलब क्या पढ़ा था हमने? हाँ, स्टेक मीन्स, कम ऑन बताइए। बिल्कुल सही जवाब, स्टेक वही होता है। स्टेक मतलब होता है एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी को याद है। सो स्टेक होल्डर्स उसी लोग को बोलते हैं जो कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हैं किसी कंपनी में। जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं ये लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। The expectations of different stakeholders are, so सबसे पहला expectations किसका आता है? एम्प्लॉयर्स, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। ये जो तीनों मेन लोग रहते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा और खून पसीना लगाते हैं, मेहनत करते हैं। एम्प्लॉयर्स उतना भी नहीं, बट हाँ, दिमाग से मेहनत करते हैं, कैपिटल से मेहनत करते हैं। और एक क्रेडिटर्स क्रेडिट से मेहनत करते हैं, जब हमें ज़रूरत रहती है पैसे की तब वो हमें प्रोवाइड करते हैं। सो चलिए देखते हैं। सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। जो कैपिटल उन्होंने लगाया है उसकी सेफ्टी। ठीक है, जैसे बिज़नेस स्टैब्लिश होता है तो सबसे पहला बात, जब भी कोई बिज़नेस स्टैब्लिश होता है तो वो एक अलग लीगल एंटिटी बन जाता है। ठीक है, वो आपका या मेरा बिज़नेस तो रहता ही है, बट उसे हम लोग एक डिफरेंट पर्सन एज अ ट्रीट करते हैं, डिफरेंट लीगल एंटिटी बन जाता है। ठीक है, एक हम रहते हैं अलग और ये रहता है बिज़नेस अलग अलग। ठीक है, हम लोग इसके ओनर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, बॉस हैं, लेकिन वो एक अलग लीगल एंटिटी है। उसका अपना एक अलग अकाउंट्स बनेगा, हम लोग का अपना एक अलग अकाउंट्स बनेगा। ठीक है, तो जो हम लोग मान लीजिए शेयर होल्डर्स हैं, तो हम लोग जितना भी उसमें कैपिटल लगा रहे हैं, सो उस बिज़नेस में जितने लोग हैं सबको इंश्योर करना है कि जितना भी कैपिटल लग रहा है वो हम लोग का सेफ़ रहे। ठीक है, ये नहीं कि आज हम लोगों ने कैपिटल लगाया और कल वो चोरी हो गया। ठीक है, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा फिर। ठीक है, सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। अब सेकेंड पॉइंट, अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। ठीक है, अब फेयर और रेगुलर रिटर्न क्या होता है? रिटर्न क्या होगा? रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स अगर रहते हैं तो वो लोग डिविडेंड मिलेगा, एंड अगर हम लोग एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने मेन कैपिटल लगाया है तो प्रॉफिट्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, इंटरेस्ट। तो जो फेयर रिटर्न मतलब जैसे कुछ रिटर्न रहता है, कितना परसेंट, उतना रिटर्न तो मिलना चाहिए वो लोग को, ताकि हाँ हम लोग को भी, मतलब उन लोग को लगे कि भाई जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, हम लोग को रिटर्न उसका मिल रहा है। ठीक है, और रेगुलर, जैसे एक महीना मिला एक महीना नहीं मिला, सो ये तो कोई बात नहीं हुई, इससे में फिर हम लोग का धंधा कैसे चलेगा? खाना पीना सब एक महीना खाएंगे, दूसरा महीना नहीं खाएंगे, अरे खाना पीना खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो वही रेगुलर रिटर्न मिलना चाहिए। रिटर्न ऑफ लोन्स एंड टाइम इन केस ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें टाइम पर जो लोन का अमाउंट है, जो
लमसम मनी उन्होंने दिया था वो प्लस इंटरेस्ट उन लोग का दोनों टाइम पे उन लोग को रिटर्न कर देना मिल जाना चाहिए, ठीक है। क्रेडिटर्स लोग यही सोचेंगे। इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजन ऑफ अ कंपनी। अब कुछ भी कंपनी में डिसीजन हो रहा है, जैसे कि कल को मेरे को, मान लीजिए मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मैं ही एक कंपनी हूँ, ठीक है। अब कल को मेरे को कोई मशीनरी चाहिए, ठीक है, तो मशीनरी लगाने से पहले मैं सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिस्कशन करूँगा कि हाँ मुझे इस मशीनरी की ज़रूरत है, मैं इस मशीनरी को लगाऊँगा। वो लोग एग्री करेंगे, वो लोग का भी अपना पॉइंट्स रहेगा कि हाँ इस मशीनरी को यहाँ से लो, तुम वहाँ से लो, ताकि तुम्हारा पैसा बचे, ये वो लोग सजेशंस देंगे। तो पार्टिसिपेशन उन लोग का इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग एम्प्लॉयर है, अगर हम लोग शेयर होल्डर्स हैं, सो हम लोग बिना पार्ट लिए वो कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग का हम लोग को राइट मिलता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। अ पब्लिक इमेज ऑफ अ कंपनी ऑफ विच दे कैन फील प्राउड। अब मान लीजिए हम कहीं सोसाइटी में निकल रहे हैं, ठीक है, अब कोई बोलता है कि वो लड़का टाटा स्टील में काम कर रहा है, सो पब्लिक इमेज क्या बनती है कि हाँ भाई मतलब अच्छा कंपनी है टाटा स्टील, अच्छा पैसा भी देता है, अच्छा वर्क इन्वायरमेंट भी है, सब चीज़ अच्छा है उसका, टाइम टू टाइम पेमेंट्स भी देता है। सो एक पब्लिक इमेज रहना चाहिए जिसे वो प्राउड फील करे कि हाँ भाई वो निकल रहा है तो उसको बोल रहे कि वो टाटा स्टील में काम करता है, समझ रहे हो ना आप। सो वैसे ही अब आते हैं सेकेंड एक्सपेक्टेशंस पे। एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर कोई भी वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो पहला पॉइंट, वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ देयर जॉब। अगर वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, सो मान लीजिए अगर मैं ही कहीं काम कर रहा हूँ, तो या आप सब कहीं काम कर रहे हैं, तो आप लोग क्या सोचोगे कि भाई आज हमने ज्वाइन किया, अब कल को वो निकाल देगा। जैसे आज ज्वाइनिंग है और कल निकाल दिया, तो ये तो कोई जॉब नहीं हुआ, ये कोई मतलब नहीं हुआ। तो सिक्योरिटी ऑफ द जॉब, कि आज हम लोग काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपका मन चलेगा तो आप कल ही मेरे को निकाल देंगे। हम लोग का भी कुछ रिस्पेक्ट है, हम लोग भी काम करने आ रहे हैं, सो हम लोग का जॉब का सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस रहता है ये कि हाँ हम लोग का जॉब है तो उसका सिक्योरिटी भी रहना चाहिए। अ फेयर रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। अब हम लोग काम कर रहे हैं कहीं भी जाके, तो हम लोग को इन रिटर्न कुछ तो मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए, तभी तो हम लोग काम करने जा रहे हैं वहाँ पे। नहीं तो हम लोग को क्या शौक पड़ा है कि हाँ भाई हम लोग काम करने जाएंगे, अपना शौक से कोई काम करता है, कोई करता है जिसके अंदर टैलेंट रहता है, वो लोग अपना टैलेंट को ही अपना काम बना लेते हैं, सो वो लोग इन्जॉय करते हैं। भाई हम लोग के जैसे लोग जहाँ पे भाई खटना है खट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे लोग को भाई रेमुनरेशन मतलब इन रिटर्न कुछ तो चाहिए, तो वेजेस एंड सैलरीज, जिन्हें हम लोग पेमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो फेयर रहना चाहिए, जैसे एक महीना दिया मेरे को 3,000 रुपया, तो अगला महीना मेरे को 2,000 देगा, ये कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ बढ़ा सकते हो आप, लेकिन कम नहीं कर सकते हो, तो फेयर रहना चाहिए वो। सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट। और अब नेक्स्ट पॉइंट में है सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट। मीन्स जो भी हम लोग का काम है वो सेफ रहना चाहिए, हम लोग के लिए कंफर्टेबल रहना चाहिए कि हाँ हम लोग उस काम को करने के लिए मतलब कोई भी झिझक नहीं है कि अगर ये कर रहे हैं तो कुछ गलत हो रहा है, ये हो रहा है। तो हम लोग का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सही रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए और हम लोग के लिए कंफर्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और होती भी है कभी मान लीजिए तो हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो ठीक हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, प्रमोशन, कैरियर ग्रोथ। तो हम लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग को और भी मतलब एजुकेशन वहाँ पे मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है, कि हम लोग और भी कुछ काम सीखना हो तो सीख सकते हैं वहाँ जाके। हम लोग का सेल्फ डेवलपमेंट हो कि भाई हम लोग मान लो 12th का पढ़ाई करके जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, या 10th का पढ़ाई करके जा रहे हैं कहीं पे, तो 10th का जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें और भी कुछ एडिशन होना चाहिए हम लोग का वहाँ जाके। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग 10th के पढ़े लिखे हैं तो 10th का ही हम लोग को आता है सब चीज़,
अब उसी का बेसिस पे जॉब करे तो और हम लोग कुछ नहीं सीख सकते, उसको कुछ मत सिखाओ, वो जैसे कर रहा है करने दो। तो वैसे में सेल्फ डेवलपमेंट कहाँ से होगा? नहीं होगा। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए। और प्रमोशन, जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग के अंदर ये भी आता है कि भाई इतना साल से काम कर रहे हैं, वही पोस्ट पे हैं, झिला रहे हैं, ये वो। सो प्रमोशन हम लोग को एक बोलते हैं ना मोटिवेशन फैक्टर एज अ काम करता है। सो प्रमोशन मिलना चाहिए, कैरियर का हम लोग का ग्रोथ होना चाहिए, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हम लोग का ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वेरियस वेलफेयर फैसिलिटीज सच एज हाउसिंग, मेडिकल केयर, सोशल सिक्योरिटीज़। सो अब वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्या होता है? ठीक है, वेलफेयर फैसिलिटीज़ होता है बेसिक नीड्स, हम लोग जो चाहते हैं कि हम लोग को मतलब वो लाइफ जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है मिले हम लोग को, ठीक है। सो हाउसिंग इम्पॉर्टेंट है कि हाँ एक घर होना चाहिए, तो घर भी प्रोवाइड करता है। सो ये सभी वेलफेयर का एक फैसिलिटी है, हाउस प्रोवाइड करना, मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ हो जाता है काम करते करते, कंपनी में ही या कुछ बाहर में भी हो जाता है, सो उससे आपका कंपनी को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप जो काम कर रहे हो वो रुक सकता है। सो इसीलिए वो लोग आपका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराएंगे, ठीक है, मेडिकल केयर भी करेंगे। अब सोशल सिक्योरिटीज़, अब मान लीजिए आप बूढ़े हो गए हो काम करते करते, एक इंस्टीट्यूशन को आपने अपना 50 साल 55 साल 60 साल दिया है, ठीक है। आफ्टर 60 रिटायरमेंट होता है और उससे एडिशनल 2 साल बढ़ाया जाता है, बट 60 में हो जाता है। सो सोशल सिक्योरिटीज़ मतलब वही होता है कि हम लोग अगर रिटायर हो रहे हैं तो आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पैसा मिलेगा कुछ। सो वही होता है प्रोविडेंट फंड, मतलब पीएफ और पेंशन, यही दो फॉर्म में हम लोग का सोशल सिक्योरिटीज़ होता है, मतलब जो आगे जाके हम लोग का काम आ सके, जो हम लोग को मिले फ्यूचर में, जब हम लोग रिटायर कर जाएं तब हम लोग को वो पैसा मिले, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस ऑफ सप्लायर्स, ठीक है। अब जो सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स, मान लीजिए कंपनी है उसको कोई रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो वो लोग भी कुछ सोचते होंगे तब तो सप्लाई कर रहे हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, चलिए ये देखते हैं। फेयर प्राइजेस ऑफ सप्लाईज, अब हम लोग जो भी सप्लाई कर रहे हैं उसका फेयर प्राइस रहे, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग ये सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल केक बनाने के लिए, कोई केक बनाने वाला बड़ा सा फैक्ट्री है, उसमें सप्लाई कर रहे हैं हम लोग आटा, मैदा, ठीक है, आटा तो नहीं सॉरी मैदा सप्लाई कर रहे हैं। सो मैदा का प्राइस हम लोग 1 किलो का 500 रुपया रख देंगे, तो और हम लोग को वो देगा 100 रुपया। सो ये कोई फेयर प्राइस नहीं हुआ। सो हम लोग को भी फेयर प्राइस रखना है और वो लोग भी फेयर प्राइस में ख़रीदेंगे, ठीक है। जैसे 1 किलो मैदा का 20 रुपया, ठीक है, तो 20 रुपया हम लोग के लिए भी है, वो लोग के लिए भी, और वो लोग भी 20 रुपीज़ ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट ऑफ सप्लाईज, ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने सप्लाई किया है उसका रेगुलर पेमेंट हो और टाइमली पेमेंट हो। जैसे कि हम लोगों ने 1 महीना का उन्हें टाइम दिया कि हाँ भाई 1 महीना के अंदर तुम हम लोग का जो भी सप्लाई हुआ उसका पैसा दे देना, तो वो लोग का भी फ़र्ज़ बनता है, एक्सपेक्ट करता है वो लोग सप्लायर्स लोग कि हम लोग को इतना जब टाइम दिया है तो इतना में पैसा मिल जाएगा, और वो लोग का फ़र्ज़ ये बनता है कंपनी का कि इतना जो टाइम दिया वही स्टेपुलेटेड टाइम में हम लोग उसका पैसा वापस कर दे, ठीक है, और रेगुलरली करें। जैसे 1 महीना का सप्लाई किया, उसके बाद 1 महीना के अंदर उसका पैसा उसका दे दिया, अब नेक्स्ट मंथ में जब वो सप्लाई करेगा तो उस मंथ का आने वाला मंथ में पैसा दे दे। ऐसे करते करते वो लोग को रेगुलरली और टाइमली पेमेंट करते जाएं। अब रेगुलर ऑर्डर फॉर सप्लाई, ठीक है, अब आज मैंने सप्लाई कर दिया, ठीक है। सो मुझे ऐसा तो नहीं कि कल ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस रॉ मटेरियल की, कल भी ज़रूरत पड़ेगी, परसों भी पड़ेगी, उसके बाद वाले दिन भी करेगी। सो रेगुलर ऑर्डर रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आज हम लोगों ने मंगाया तो कल भी हम लोग मंगाएंगे, ये उसको फिक्स रहना चाहिए, ताकि हाँ उसका भी तो रहे एक्सपेक्टेशंस खड़ा रहे कि हाँ भाई हम लोग को रोज़ सप्लाई मिलेगा तो हम लोग का भी पेट चलेगा, उस लोग का भी पेट चलेगा, तभी तो कमाई होगा दोनों का। सो वही रेगुलर ऑर्डर रहना चाहिए सप्लाईज़ का।
अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। ये पॉइंट थोड़ा समझिएगा। करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। अब फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलता है? आप सभी ने अकाउंट सब्जेक्ट का नाम तो सुना होगा, ठीक है। सो हर साल हम लोग का एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनता है 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च हम लोग का फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है ज़्यादातर, ठीक है। कोई कोई डिफरेंट रखते हैं, बट ये हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में यही रहता है एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने का 31 मार्च को, जिसमें हम लोग को कंपनी जितना भी रहता है सब कंपनी के अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट्स बनते हैं, और वो सब हम लोग प्रेजेंट्स करते हैं, जिससे उसका फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आता है कि हाँ, ये अगर काम किया है तो इसका कितना प्रॉफिट्स हुआ है, कितना कैपिटल लगा है। ये सब चीज़ हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन देखने का काम आता है। सो जितना भी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी का, उसका बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन सप्लायर्स को भी रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रीज़नेबल टर्म्स फॉर डिलीवरी एंड पेमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग सप्लायर है, ठीक है, अपन लोग एक सप्लायर हैं। सो अब कोई आ रहा है हम लोग से ख़रीदने, ठीक है, सप्लाई ख़रीदने आ रहा है, मतलब रॉ मटेरियल ख़रीदने आ रहा है कि हाँ आप मेरे को ये, जैसे मान लीजिए, ठीक है, चलिए केक वाला ही एग्जांपल देते हैं हम लोग कि आप मेरे को परसों 500 किलो मैदा भेज दीजिएगा, ठीक है। परसों 500 किलो मैदा भेज दीजिएगा। और किस मोड से भेजेंगे आप भेज सकते हैं मेरे को ट्रक से, आप मेरे को ऑटो से भेज सकते हैं। सो ऐसा टर्म्स रहना चाहिए कि मतलब वो भी सेटिस्फाई करे और ये भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हो उसको, ऐसा टर्म दे सकते हो कि आप अगर सप्लाई कर रहे हो तो मेरे को आप ट्रेन से सप्लाई करो। अब ट्रेन मेथड वो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ट्रेन को वहाँ पर इतना छोटा सा जगह पे लेके जाना आपकी कंपनी में, तो मैं ट्रेन से कैसे सप्लाई करूँगा, ठीक है। तो जो टर्म्स रहना चाहिए वो रीज़नेबल रहना चाहिए, और पेमेंट्स भी रीज़नेबल रहना चाहिए। जैसे कि आप पेमेंट्स मांग रहे हो कि पेमेंट्स का ये टर्म आप रखे हो, मतलब हम एज ए सप्लायर ये टर्म रखे हैं कि आप मेरे को नेक्स्ट 1 वीक में पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब वो अगर 1 वीक में पेमेंट नहीं कर रहा है, सो हम लोग को भी तो कुछ मतलब जो काम कर रहे हैं उसको सप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को भी तो देना है। जैसे ऑटो से लेके जा रहे हैं तो ऑटो वाले को देना है, सो हम लोग कैसे लाएंगे? वो लोग पेमेंट करेंगे तब तो लाएंगे। सो 1 वीक में वो लोग का भी पेमेंट आ जाना चाहिए। तो जो टर्म्स है वो रीज़नेबल रहना चाहिए, ठीक है, उधर से भी एंड इधर से भी। सो ये लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं। आई होप क्लियर हो गया हो सप्लायर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अब मेरे भाई कॉम्पिटिटर्स का ज़्यादा पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे 4 पॉइंट्स आपके बुक में मे भी दिया हो बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो 2 पॉइंट्स करते हैं, ठीक है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी एंड सर्विस। भाई कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं बताना मुझे पहले, क्या होते हैं कॉम्पिटिटर्स? कौन है आपके कॉम्पिटिटर? कौन है? बिल्कुल सही, आपके बैचमेट्स, आपके क्लासमेट्स, ये लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। सो कंपनी के भी कॉम्पिटिटर्स रहते हैं। मान लीजिए शैम्पू की कंपनी है, ठीक है, सो उनके कॉम्पिटिटर्स हुए, मान लीजिए सनसिल्क है, ठीक है, तो सनसिल्क के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हुए? डव हुए, हेड एंड शोल्डर्स हुए, क्लिनिक प्लस हुए, ऐसे ही बहुत सारे। हाँ ठीक है भाई, वो भी जो आप बोल रहे हो वो भी, ठीक है। सो ये लोग इसके कॉम्पिटिटर्स हुए। तो अब कॉम्पिटिटर्स लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना भी ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, ठीक है, रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी या फिर सर्विस, वो सब एकदम मतलब फेयर रहे। फेयर बोले तो कुछ भी मतलब झोल झाल वाला काम ना करे कि मतलब आप दिखा रहे हो इतना और आप कर रहे हो कुछ और, ठीक है। मान लीजिए आप सप्लायर सब मतलब प्रोड्यूसर है कुछ और के, और आप बना रहे कुछ और हो और दिखा रहे हो कुछ और हो, ठीक है, और उसका क्वालिटी आप ख़राब कर दिए हो, सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, प्राइस बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हो, वो सब फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं है, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कल परसों मेरे साथ हुआ था कि मैंने एक ऑर्डर किया फ़ोन, ठीक है, पेटीएम मॉल से। सो उन्होंने मुझे एडकॉम का फ़ोन दिया, ठीक है, एडकॉम का ही मैंने फ़ोन मंगाया था। अब ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या बनता है उनका कि जो प्राइस पे दिया था वही प्राइस पे लें, ठीक है, उसका प्राइस भी ठीक था, सर्विस अच्छा दिया उन्होंने। क्या सर्विस अच्छा दिया? प्रोडक्ट को जिस टाइम पे पहुंचाना था वही टाइम पे पहुंचाए हैं, बट जो क्वालिटी थी वो बहुत ख़राब थी। तो वो उनका फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं हुआ। सो जो फ़ोन मिला था वो फ़ोन ऑफ था और ऑन होने का नाम नहीं ले रहा था, फ़ोन ख़राब है। अब सर्विस में आपका आफ्टर सेल सर्विसेज भी आता है, ठीक है। सो आफ्टर सेल सर्विसेज ये बनता है कि अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब निकल रहा है, वहाँ पर जा रहा है जिसको आपने डिलीवर किया है, सो अगर उसका प्रोडक्ट ख़राब निकल जाता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है ये कि वो प्रोडक्ट को वापस लें उनसे और उन्हें इन रिटर्न अच्छा प्रोडक्ट दें या फिर मनी बैक करें उनका, ठीक है। बट सर्विस अगर ख़राब रहता है सो वो आपका कॉल रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है, आपका ईमेल का जवाब नहीं देंगे। सो वो सब हो गया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो कि ये सब कॉम्पिटिटर्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एन एटमोसफेयर ऑफ हेल्दी कंपटीशन एंड एथिकल बिहेवियर। अब कल को आप मान लीजिए सनसिल्क कंपनी को ले लीजिए और डव कंपनी को ले लीजिए। तो मान लीजिए ये जो कंपनियां हैं ये लोग अपने में कॉम्पीट कर रहे हैं कि भाई हम अपना शाशे वाला का प्राइस रखेंगे 3 रुपीज़, वो बोल रहे हैं कि 5 रुपीज़ रखेंगे। डव रख रहा है 5 रुपीज़, सनसिल्क रख रहा है 3 रुपीज़। सो अब ऐसा नहीं कि कल को डव जाके बोले कि ए तुम भी अपना 5 रुपये करो नहीं तो हम तुम्हारा सीईओ को मार देंगे। सो ये कंपटीशन एथिकल बिहेवियर का नहीं हुआ, फिर ये अनएथिकल हो जाएगा, ठीक है। कि हाँ भाई वॉयलेंस चालू हो जा रहा है कि कंपनी टू कंपनी लड़ाई हो जा रहा है, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, तुम नहीं कर सकते हो ऐसा, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये वो। सो यही आता है एटमॉस्फेयर ऑफ हेल्दी कंपटीशन एंड एथिकल बिहेवियर में। सो ये सब होता है अनएथिकल बिहेवियर। सो हम लोग को एक हेल्दी और एथिकल बिहेवियर बना के रखना पड़ता है कॉम्पिटिटर्स के बीच में, ठीक है। तो मेरे भाई अब आते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है? अब भाई तुम उनके अंडर काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हो, सो गवर्नमेंट भी तो कुछ एक्सपेक्ट करेंगी ना। वो गॉड फादर है हम लोग के, ठीक है, गॉड फादर। कुछ होता है तो वही हम लोग का हेल्प करते हैं। तो गॉड फादर हम लोग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं। फॉलो द लॉस एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जितने भी लॉ और रेगुलेशंस है कंट्री के उन्हें तुम फॉलो करो, तब जाके तुम्हारा काम ठीक से होने देंगे, वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे भाई मेरे, समझे। या तो तुम लॉ एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। अब लॉ और रेगुलेशंस क्या होता है ये अगर आप सभी को नहीं पता तो आओ फिर आप जा सकते हैं स्टैंडर्ड 4 या 5 में, ठीक है, आपका सिविक्स में लॉ और रेगुलेशंस पता चल जाएगा, ठीक है। सो लॉ और रेगुलेशंस आपको कंट्री का फॉलो करना है, ठीक है। और अगर आप और लॉस और रेगुलेशंस जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमर्स छोड़ के आप आर्ट्स में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जान भी सकते हैं, सबका राइट रहता है कि आपको कंट्री का लॉ और रेगुलेशंस पता रहे क्या क्या है, ठीक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी टाइम निकाल के एक कंट्री का, जैसे अपनी कंट्री हो गई इंडिया का लॉ और रेगुलेशंस पढ़े एक बार, ठीक है, और उसे याद रखें और उसी के दायरे में काम करें, ठीक है। तो अब चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा भाषण देता हूँ बट आप सभी को समझाना ज़रूरी है। पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली रेगुलरली एंड इन टाइम, ठीक है। तो जितना भी टैक्स है, अब टैक्स से याद आया, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, 3 सेकेंड दूंगा आपको, इसका जवाब बताना पड़ेगा, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन ये है कि इंडिया में अभी करेंटली कौन सा टैक्स चल रहा है। ऑप्शंस ये है सेल्स टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, या फिर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीनों में से क्या होगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए एकदम बिल्कुल सही जवाब,
आप सभी के लिए तालियां, अपने भी बजा सकते हैं आप। जीएसटी इज़ द राइट आंसर। सो जितना जो भी जीएसटी है वो आप सब लोग को टाइम पे देना है और रेगुलरली देना है, ठीक है। जब भी टाइम रहेगा टैक्स का तो आपको देना है ऑनेस्टली कि हाँ भाई हम टैक्स दे रहे हैं हर महीना, और हर महीना दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं। महीना का 20 तारीख को मेरे को जीएसटी देना है, हम 20 तारीख को ही दे रहे हैं, ठीक है। अब अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट्स कौन हो गया? पुलिस हो गया, ठीक है। सो उन्हें करप्ट ना करें। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो और वो आपको पकड़ रहे हैं, आप उन्हें थोड़ा सा पैसा दे रहे हो, सो वो क्या हो गया? करप्शन हो गया, ठीक है। तो ये करना बंद करें, अवॉइड करें, ना करें, जो भी बोल सकते हैं, बट मत करें, ठीक है। मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। अब इंडिया में जितने भी स्केर्स रिसोर्सेज है, ये आप सब इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे स्टैंडर्ड 9 में कि स्केर्स रिसोर्सेज क्या होते हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। स्केर्स रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक कंपनी में, मतलब एक कंपनी को नेशन से जो मिलते हैं, ठीक है। जैसे नेशन में आपका कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, रॉ मटेरियल है वो इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंडिया का वो रिसोर्स है कि आपका इंडिया में वो चीज़ बन रहा है, वो चीज़ अवेलेबल है, तो आप इंडिया से ही लोगे, ना कि वो बाहर से मंगाओगे, ठीक है। सो आपको जो भी नेशन में रिसोर्सेस अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूज़ करके अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे बनाना है, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हेल्प इन सॉल्विंग नेशंस प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेट्रा। हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आधा से ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा चीज़ यही है, या तो अगले को सुनेंगे पॉवर्टी है भाई, गरीबी बहुत है, और अनएम्प्लॉयमेंट भाई काम काज नहीं मिल रहा है, इतना पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, डिग्री लेके बैठे हुए हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तो मेरे भाई स्किल पे फोकस करें, स्किल्स पे फोकस करें, ना कि आप डिग्री पे फोकस करें, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करके आप कद्दू में तीर नहीं मार रहे हो, लेकिन अगर पढ़ लिख के आप उस चीज़ का यूज़ कर पा रहे हो, तब आप कद्दू के आप छोटे से निशाने में भी तीर मार दे रहे हो, ठीक है। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। जो भी कंट्री का प्रॉब्लम है उसे आपको हटाना है। अब ये कैसे हटेगा? मान लीजिए आप काम दे रहे हो किसी को, एक कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हो, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, सो आप लोग जॉब दे रहे हो, जॉब प्रोवाइडर्स बन रहे हो। सो आप क्या कर रहे हो? आप दोनों काम हटा दे रहे हो। ये दोनों जो नेशन का प्रॉब्लम है, ये दोनों को हटाने का पूरा कोशिश कर रहे हो। कैसे? अब आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, आप कुछ प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए काम करने के लिए। सो अनएम्प्लॉयमेंट आप हटा रहे हो, 10 जन को काम दे रहे हो। अब पॉवर्टी कैसे हटेगा? उस दिन 10 जन के पास काम नहीं था, वो लोग गरीब थे, पैसा नहीं मिल रहा था। अब उन्हें आप पैसा दोगे, काम करेंगे, तो पॉवर्टी भी हट जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा इसका। सो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी या फिर जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक में आप और मैं, ठीक है, आप और मैं समझ जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक कंपनी, जो भी कंपनी चल रहा है, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील हो गया, ठीक है। अब टाटा स्टील से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉल्यूशन कम करे या फिर अवॉइड करें पॉल्यूशन करना। सबसे पहला पॉइंट यही। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉल्यूशन क्या होता है? अब ये मत पूछिएगा, पॉल्यूशन कौन सा टाइप्स के होते हैं वो मत पूछिएगा, पता है, आपको भी पता है। सो चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट्स विच आर डिमांडेड मोर एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज़ ऑफ द नेशन। अब एक नेशन में मान लीजिए डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके नेशन में ओल्ड एज लोग ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है। जितने भी एजेड लोग हैं, फॉर एग्जांपल
मे बी 50 ईयर्स के अबव बहुत लोग रह रहे हैं. 130 मिलियन हम लोग का पॉपुलेशन है. सो 100 मिलियन आप सोच लीजिए बूढ़े लोग रह रहे हैं, बूढ़े लोग रह रहे हैं. सो हम लोग को क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा तभी हम लोग के लिए प्रायोरिटी में ये आता है कि हम लोग पहले मेडिकल फैसिलिटी उन लोग को प्रोवाइड करें. ठीक है. सो हम लोग कैसे उन लोग को प्रोवाइड करेंगे? हम लोग डॉक्टर्स बनेंगे. ठीक है. पहला डॉक्टर्स बनेंगे. दूसरा ज़्यादा केमिकल प्लांट्स लगाएंगे ताकि हम लोग ज़्यादा दवाई बना सके. ठीक है. सो वो लोग का ज़्यादा दवाई का डिमांड रहेगा तो उन लोग का डिमांड को हम लोग को पूरा करना है पहले. ठीक है. सो यही आता है हम लोग का सेकेंड पॉइंट पे, प्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट्स. हम लोग वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे जिसका डिमांड ज़्यादा है, विच आर डिमांडेड मोर एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज़ ऑफ द नेशन. जो हमारा नेशन का प्रायोरिटी में आता है, जैसे कि हम लोग का एज ग्रुप के हिसाब से या फिर कुछ भी ऐसा फैक्टर्स के हिसाब से, तो वो सब हम लोग जो प्रायोरिटीज़ रहेगा वो सब पहले प्रोड्यूस करेंगे. उसके बाद हम लोग और बाकी सब चीज़ कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डोनेट फंड्स फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़. अब हम लोग कुछ इतना पैसा कमा रहे हैं. ठीक है. एक कंपनी इतना पैसा कमा रहा है, सो हम लोग उन लोग को पैसा भी तो देना चाहिए ना. जैसे कुछ भी मतलब एक्टिविटीज़ ऐसा हो रहा है कि हम लोग चैरिटी को दे रहे हैं, सो उन लोग को उसमें डोनेट करना चाहिए ताकि उन लोग का भी अच्छा हो जो कुछ कर नहीं सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो चल नहीं सकते हैं, जो बात नहीं कर सकते हैं, जो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, या जो पेरेंट्स को छोड़ देते हैं. भाई ये कभी मत करना. ठीक है. पेरेंट्स को अपने कभी मत छोड़ना. बहुत 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 ही ख़राब होते हैं वो लोग जो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं बुढ़ापे में. ठीक है. सो ये कभी मत करिएगा. एंड यही आता है हम लोग का चैरिटेबल्स में. ठीक है. कि हम लोग को वो लोग को फ़ंड देना चाहिए. ठीक है. ताकि वो लोग भी खा पी सके, वो लोग भी अपना कुछ कपड़े खरीद सके, या फिर वो लोग अपना लाइफ ईजी तो नहीं, बहुत हार्ड हो जाता है उनके लिए जीना, बट कुछ उन लोग का हेल्प कर सकें. सो इन लोग का भी हम लोग का एक्सपेक्टेशंस ये बनता है कि हाँ, हम लोग अगर हम लोग की सोसाइटी में ये सब प्रॉब्लम है तो ये सब को वो लोग भी सॉल्व करे. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, मेडिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन. ठीक है. तो हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये होता है, हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास. ठीक है. अब हम लोग का क्लास को इम्प्रूव करना, फॉर एग्जांपल हम लोग मिडिल क्लास हैं तो हायर क्लास, अपर क्लास पे जाने को हम लोग बोलते हैं हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो गया है. ठीक है. जहाँ हम लोग महीना में 30,000 रुपये कमाते थे, अब हम लोग 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. ऑफकोर्स बढ़ेगा. हम लोग बड़ा घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे. सो उससे क्या पता चलता है कि हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है. कैसे इम्प्रूव होगा? हम लोग को एजुकेशन से. ठीक है. प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड हो, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा हो, कल्चरल जितना भी इंस्टीट्यूशंस है वो लोग को भी बेनिफिट्स पहुँचे, हम लोग का कल्चरल इवेंट्स हो. ठीक है. तो ऐसे हम लोग को ये सब चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेल्प वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बाय गिविंग देम प्रेफरेंस इन एम्प्लॉयमेंट. हम लोग वीकर सेक्शन, तो जो लोअर सेक्शंस के लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है उतने, सो उन लोग का कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम लोग ऐसे हेल्प कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी कंपनी है वो लोग पहले उनको ले. ठीक है. उसके बाद हम लोग को ले चलेगा, बट जो पहले जो नीडेड है पहले उनको पहले प्रोवाइड करे वो सब चीज़. सो एम्प्लॉयमेंट पहले उनको मिले, उसके बाद हम लोग को तो चलेगा, हम लोग तो यह चला लेंगे, बट वो लोग जो वीकर सेक्शन है, जो एकदम भूख से स्टार्व कर रहे हैं, सो उन लोग को पहले मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट. एग्री करते हो आप लोग? बस ख़त्म. इतना ही तो था एक्सपेक्टेशंस. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फ्रॉम द टीम ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डर्स.
Slides were presented by Mr. Aniket Gupta, that's me. सो आई होप हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे. अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी मतलब कुछ भी डाउट है, सो आप लोग कमेंट पे बता सकते हो. मैं तुरंत जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको जवाब दूंगा. और स्क्रीनशॉट्स मत लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, इसका आप लोग डाउनलोड कर सकते हो. और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू. और ऐसे ही हम लोग से जुड़े रहिएगा अगर आपको इतना इजीली और अच्छा से समझना है कोई चीज़ तो. ठीक है. एंड रेस्ट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. तब तक के लिए टीम कॉन्सेप्ट बिल्डर्स से बाय बाय. Like a Hellcat.